हेलो स्टूडेंट्स, आपकी एमए फाइनल इकोनॉमिक्स की ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्थिक विचारों का इतिहास की इस वीडियो क्लास में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। पिछली जो वीडियो कड़ी थी इस सब्जेक्ट की, उसमें हमने आपका जो कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना है वो डिस्कस किया। साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि ये जो सब्जेक्ट है आर्थिक विचारों का इतिहास, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आज से स्टूडेंट्स हम यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसकी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से हमारा डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद चूँकि एक बहुत ही पुरानी और बहुत लंबे समय तक चलने वाली विचारधारा है जिसमें बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने योगदान दिया और इस विचारधारा से संबंधित जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध है और आर्थिक विचार का जो इतिहास है उसमें इसका इम्पोर्टेंट योगदान है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक लेक्चर में हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है या आज की जो हमारी वीडियो सीरीज़ है उसमें हम पढ़ेंगे कि वाणिज्यवाद क्या है तथा इसके उदय होने के कौन कौन से प्रमुख कारण थे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वाणिज्यवाद आखिर है क्या। जो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया है या ब्रिटानिका विश्वकोश है उसकी परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसके अनुसार वाणिज्यवाद 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में प्रचलित आर्थिक सिद्धांत एवं व्यवहार था जिसने प्रतिद्वंदी राष्ट्रों की तुलना में किसी राष्ट्र की शक्ति को संवर्धित करने के लिए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियम एवं नियंत्रण को बढ़ावा दिया। तो बच्चों, इस परिभाषा को समझने के लिए हम इसको टुकड़ों में करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें निकल कर आती है वही है कि वाणिज्यवाद जो विचारधारा थी वो 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में प्रचलित थी। सामान्यतया इस जो काल में या ये जो 250-300 वर्ष थे इसके अंदर जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस थी उनमें वाणिज्यवादी विचारों का बोलबाला था। ये जो विचारधारा थी ये इस बैकग्राउंड में पनपी, ये जो सदी थी, ये जो समय था, इसमें यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसका बहुत अधिक बोलबाला हो गया था, या राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी वो बहुत ही प्रमुख विचारधारा बनकर उभरी थी। और इसमें सभी जो यूरोपीय राष्ट्र थे वे अन्य राष्ट्रों की तुलना में अपनी शक्ति को संवर्धित करना चाहते थे। तो इस शक्ति संवर्धन के लिए अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियमन और नियंत्रण को ये जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी ये बढ़ावा देती थी या उसको एडवोकेट करती थी। बच्चों, अब हम इस विचारधारा की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर एक नज़र डालते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी स्थितियाँ या परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण इस विचारधारा का जन्म हुआ। तो ये जो इरा था इसमें छात्राओं कॉमर्शियल रेवोल्यूशन हुई थी। तो ये कॉमर्शियल जो रेवोल्यूशन या वाणिज्यिक क्रांति थी इसने इस नवीन विचारधारा को जन्म दिया। इसका जो प्रारंभ है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 16वीं शताब्दी से
हुआ। ये जो विचारधारा है इसको अर्थशास्त्रियों ने कई नाम दिए हैं। इसको हम वाणिज्यवाद, वणिकवाद या व्यापारवाद के नाम से पढ़ते हैं। ये जो विचारधारा है इसके जो प्रोफाउंडर थे, जो प्रणेता थे, वो 17वीं शताब्दी के प्रमुख जो विचारक थे उनमें से ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस मुन, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जोशिया चाइल्ड, फ्रेंच विचारक जीन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट तथा इटली के एंटोनियो सेरा प्रमुख थे। इनके अलावा भी बहुत सारे जो थिंकर्स थे, चिंतक थे, उन्होंने इस विचारधारा में अपना योगदान दिया, लेकिन प्रमुख रूप से थॉमस मुन, जोशिया चाइल्ड, बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट और एंटोनियो सेरा के विचार इसमें हम पढ़ते हैं। अलग अलग देशों में इस विचारधारा को बच्चों अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। फ्रांस में इसको कॉल्बर्टिज्म या कॉल्बर्टवाद कहते हैं, जबकि जर्मनी में इसको कैमरलिज्म या कैमरलिज्म का नाम दिया गया है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये इसमें कि ये जो चिंतक थे, ये जो विचारक थे, इन्होंने स्वयं अपनी बातों को या अपने विचारों को वाणिज्यवाद का नाम नहीं दिया। वाणिज्यवाद के बाद में जो अन्य विचारक थे इनके बाद वाले, खास तौर से एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी एडम स्मिथ ने, वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें ये जो अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री थे इनके विचारों को इन्होंने वाणिज्यवाद का नाम दिया। स्टूडेंट्स, आप में से जो लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने राजनीतिक निरंकुशवाद यानी कि पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर ही पढ़ा होगा। तो जिस तरीके से राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक निरंकुशवाद का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसी प्रकार से आर्थिक जगत में निरंकुशवाद का समकक्ष यह वाणिज्यवादी विचारधारा थी। तो इस प्रकार से इसको राजनीतिक निरंकुशवाद का ही आर्थिक पहलू या समकक्ष कहा जाता है। ये जो वाणिज्यवादी चिंतन है ये किसी निश्चित लाइन पर आधारित नहीं है, यानी कि किसी निश्चित लकीर पर यह नहीं चलता। ये नीति बनाने वाले या एक समान विचार रखने वाले चिंतकों का कोई ऑर्गेनाइज्ड समूह भी नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वाणिज्यवादी विचारधारा है ये बहुत सारे चिंतकों के विचारों से मिलकर बनी है। किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई समूह नहीं बनाया था समान विचार रखने वालों का जिसको कि वाणिज्यवाद का नाम दिया जा सके। विभिन्न देशों के जो व्यापारी थे, उस समय के बड़े बड़े व्यवसायी थे, प्रशासक थे, वो सब इस वाणिज्यवादी विचारधारा के विकास में सम्मिलित थे। इन सभी ने बहुत सारे लेख लिखे, पुस्तकें लिखी, पैम्फलेट्स प्रकाशित किए और अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए। बाद के जो इनके अर्थशास्त्री थे, इनके जो अनुयायी थे या उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इनके विचारों का जब विश्लेषण किया तो उनको लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे इस काल में, इस जमाने में, जिन्होंने एक जैसे विचारों का प्रतिपादन किया। तो समानता के आधार पर इन विचारों का, इन अर्थशास्त्रियों का, इन चिंतकों का समूहन किया गया तथा इसे वाणिज्यवाद का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के जो अर्थशास्त्री थे, मुन या जोशिया चाइल्ड या कॉल्बर्ट या एंटोनियो सेरा, केवल इन्हीं के विचार इसमें सम्मिलित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है। और ये जो विचारधारा थी ये केवल ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी जो जड़ें हैं वो रूस, स्पेन, स्कॉटलैंड आदि देशों तक भी फैली हुई थी।
प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं अलेक्जेंडर ग्रे, जिन्होंने कि आर्थिक विचारों के इतिहास पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उनका ये कथन है कि वाणिज्यवाद 300 सालों तक प्रचलित रहा और इसने यूरोप के सभी देशों के विचारों और कार्यों को प्रभावित किया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोप का कोई भी जो देश था वो इस विचारधारा से, इसकी नीतियों और व्यवहार से अछूता नहीं रहा। स्टूडेंट्स, हमने जिन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है वो हम जानते हैं कि जो 14th सेंचुरी है उसमें स्पेन यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। जो 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं-14वीं शताब्दी तक यूरोप में बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए। इसमें से भाप का इंजन भी हमको मालूम है कि एक बहुत ही बड़ा आविष्कार था। तो भाप के इंजन के परिणाम स्वरूप जहाजरानी जो उद्योग था वो बहुत ही विकसित हो गया और बड़े बड़े पानी के जहाज एक देश से दूसरे देश के मध्य चलने लगे। तो उस समय स्पेन के और पुर्तगाल के बहुत सारे जो साहसी नाविक थे वो एडवेंचर के लिए निकले और उन्होंने नए नए देशों की खोज की और जो स्पेन था वो एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र हो गया था। तो उस समय जो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने वाणिज्यवादी विचारधारा का पालन करते हुए अपने राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली करने की कोशिश की और इस वाणिज्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने जो अकूत संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी की, उसका प्रयोग इन्होंने जो शक्तिशाली स्पेन देश था उससे ब्रिटेन की सुरक्षा में भी किया। और हम सब जानते हैं कि 19वीं शताब्दी आते आते ब्रिटेन एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बन गया और विश्व का सर्वशक्तिमान देश बन गया। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य पूरा धरती के पूर्व से पश्चिम तक फैला लिया था। ब्रिटेन की देखा देखी यूरोप के जो दूसरे देश थे उन्होंने भी इस वाणिज्यवादी सिद्धांत और व्यवहार का पालन किया। उस समय के जो एक और शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र था फ्रांस, उसने भी अपने वित्त अधिकारी कॉलबर्ट की नीतियों का अनुसरण करते हुए वाणिज्यवाद का रास्ता चुना। लेकिन बच्चों, 18वीं शताब्दी का जो अंत आते आते वाणिज्यवादी विचारधारा थी उसकी जो चमक थी वो धूमिल हो गई, इसने अपनी चमक खो दी। अब ये जो युग था यहाँ आते आते औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो चुका था और औद्योगिक क्रांति का जो बैकग्राउंड था उसमें प्रसिद्ध क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने वाणिज्यवाद का कड़ा विरोध किया और 1846 में ब्रिटिश जो संसद थी उसके द्वारा जो कॉर्न लॉ पास किया गया वो एक तरीके से वाणिज्यवाद का अंत माना जाता है और इस कॉर्न लॉ के बनने के साथ साथ विश्व में आर्थिक जगत में स्वतंत्र व्यापार नीति का वर्चस्व या बोलबाला हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी इसके विश्व में या विशेषकर यूरोप में उदय के विकास के क्या क्या प्रमुख कारण थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में यूरोप में ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए जिन्होंने इस वाणिज्यवाद की नींव रखी। तो इस समय कई वैज्ञानिक आविष्कार हुए जिनके परिणाम स्वरूप मैंने आपको बताया कि जो भाप का इंजन बना उससे जो परिवहन के साधन थे, रेलगाड़ी और जहाजरानी उद्योग बहुत विकसित हुआ। तो
यूरोप के कई देश, पुर्तगाल, स्पेन आदि के नाविकों ने बहुत सारी समुद्री यात्राएं की, जिसमें से कुछ यात्री तो हम सब जानते हैं कि भारत को खोजने के लिए निकले थे, जिसमें कि कोलंबस और वास्को डी गामा प्रमुख हैं। हमने सबने पढ़ा है कि कोलंबस भारत की खोज करते करते अमेरिका पहुंच गया और उसने नई दुनिया की खोज की, जिसने विश्व के विकास के रास्ते खोल दिए। तो स्टूडेंट्स, कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिगो, मैगलन, जॉन केबार्ट, ये बहुत सारे ऐसे साहसी नाविक थे जिन्होंने बहुत ही जोखिम से भरी हुई समुद्री यात्राएं की और अनेक नए देशों की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, और मतलब भारत वैसे तो नया देश नहीं है, लेकिन यूरोप के जो देश थे उनके लिए इसकी एक्सेस नहीं थी। तो कोलंबस और वास्को डी गामा यूरोप से भारत का रास्ता खोजने निकले थे और अमेरिका की इन्होंने खोज की। अब ये जो नई धरती इन्होंने खोजी थी, वहाँ पर धीरे धीरे यूरोपीय जो थे उन्होंने नई बस्तियाँ बसानी शुरू कर दी। यूरोप के जो पश्चिम के देश थे, खासकर स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड, इन्होंने अपने खोजे हुए जो नए देश थे उनको अपना उपनिवेश बना लिया और वहाँ पर अपने व्यापारिक नगर स्थापित कर लिए। ये जो उपनिवेश थे, इनसे चमड़ा, लोहा, रुई, ऊन और अनेकों प्रकार का कच्चा माल प्राप्त करके ये अपने देश पहुंचाते थे और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो बड़े पैमाने के उद्योग इन देशों में विकसित हुए थे, उनको ये कच्चा माल प्रदान करते थे और इन उद्योगों में निर्मित जो वस्तुएं थी वो उपनिवेशों को निर्यात की जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरोपीय देश थे वो अपनी जो कॉलोनीज थी, यानी कि अपने जो उपनिवेश थे वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करके उद्योगों को देते थे और इनसे जो तैयार माल होता था वो उपनिवेशों को निर्यात करते थे और इसके बदले में प्रचुर मात्रा में निर्यातों के बदले में सोना और चांदी उनके देश में आता था। इस कारण से इन राष्ट्रों में पूंजी का संचय, कैपिटल अक्यूमुलेशन होने लगा। इनका ट्रेड बढ़ा और ये जो कंट्रीज थे ये बहुत ही समृद्ध और आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से शक्तिशाली हो गए। हमने बच्चों हिस्ट्री में और लिटरेचर में, समाजशास्त्र में यूरोप में जो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था उसके बारे में पढ़ा है। तो पुनर्जागरण जो आंदोलन हुआ उसने यूरोप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। लोगों की जो थिंकिंग थी वो परंपरावादी जो चिंतन था उससे निकलकर, अंधविश्वास से निकलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें विकसित हुआ और इसके कारण मनुष्य में अपने जीवन के प्रति अधिक इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ। उसकी जो एस्पिरेशंस थी, उसकी जो आकांक्षाएं थी वो बहुत बढ़ गई। जो मनुष्य था वो अपने जो जीवन है उसको धीरे धीरे करके बहुत रुचिकर और सुख सुविधाओं से संपन्न बनाने की प्रवृत्ति रखने लगा। तो इस प्रकार से भौतिकवाद में इस युग में बहुत इजाफा हुआ या वृद्धि हुई। तो बच्चों, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो यदि हमको प्राप्त करनी है और हमको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है और यह जो धन है ये वाणिज्य व्यापार करने से या उद्योग धंधों से ही प्राप्त हो सकता था। तो इस कारण यूरोप में वाणिज्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इसी के साथ साथ यूरोप में मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली का भी प्रचार, प्रसार और प्रादुर्भाव हुआ।
यूरोप में स्टूडेंट्स जो व्यवसाय और उद्योग धंधे बढ़े, उनके कारण व्यापार वाणिज्य में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। कई तरीके के इसमें सुधार और परिवर्तन हुए। उद्योग धंधों में बड़े पैमाने का उत्पादन होने लगा और इससे बाजार में जो मार्केटेड सरप्लस था उसका क्रय विक्रय या लेन देन बड़े पैमाने पर होने लगा। तो इस क्रय विक्रय के लिए जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो बहुत ही एक छोटी चीज़ साबित हुई और मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। और मुद्रा के प्रचलन के साथ साथ ही आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का भी प्रारंभ और विकास हुआ, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योगों में जो बचत प्राप्त होती थी, जो सरप्लस या प्रॉफिट होता था, वो जो व्यापारी और व्यवसायी थे वो अपने बैंकों में जमा कराते थे। और जो दूसरे उद्योगपति जिनको इस धन की आवश्यकता होती थी वो विनियोग के लिए बैंकों से क्रेडिट पर इस धन को उधार लेते थे। तो जो बैंकिंग सिस्टम है उसका विकास होने लगा। तो इस बैंकिंग सिस्टम के कारण भी वाणिज्यवाद को बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा और व्यापारियों ने बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की। बड़ी कंपनियों के लिए पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, जो कि कोई एक व्यक्ति या फर्म नहीं लगा सकता था, इतना जोखिम लेना संभव नहीं होता था। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां स्थापित होने लगी। ये जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां थी, इनमें और बैंकों में अनेक लोग अपनी बचत लगाने लगे। इस धन को उद्योगों और विदेशी व्यापार में लगाया जाने लगा। इससे विशाल पैमाने का कारखाने वाला उत्पादन प्रारंभ हुआ। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा और बढ़ने के कारण विदेशी व्यापार होने लगा और वाणिज्यवाद के एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। स्टूडेंट्स, वाणिज्यवादी विचारधारा को बल मिलने का या इसके प्रचार प्रसार का जो अगला कारण है वह है नवोदित राष्ट्रवादी राज्यों का उदय। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि यूरोप में 15वीं-16वीं शताब्दी में कई बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, हॉलैंड आदि प्रमुख थे। तो इन सब में अपने देश के हितों की रक्षा करने वाले, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने वाले बलशाली राजाओं का इनमें राज्य था। ये जो राजा थे ये आंतरिक शांति की स्थापना और बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा को बहुत अहमियत देते थे। तो इन देशों में, इन राष्ट्रों में सुरक्षा और शांति का वातावरण रहने लगा, जिससे कि उद्योग धंधे और विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हुई और इसको प्रोत्साहन मिला। ये जो राजा थे बलशाली, ये अपने संरक्षण में आयातों को निरुत्साहित करते थे और जो निर्यात थे उनको प्रमोट या प्रोत्साहित करते थे। तो निर्यातों के बदले में इनको स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति होती थी। इसी बीच में कर के रूप में भी ये अपनी जनता से धन प्राप्त किया करते थे। आगे जाके हम जो वाणिज्यवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें कराधान के ऊपर भी वाणिज्यवाद के क्या विचार थे ये हम पढ़ेंगे। तो वाणिज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत जो स्टेट था वो अपने नागरिकों से कर के द्वारा भी राजकोष को भरे जाने का समर्थक था और इस धन के द्वारा जो ये राजा थे, शक्तिशाली साम्राज्य थे, ये अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करते चले गए। तो ये जो युग था ये इम्पीरियलिज्म का या साम्राज्यवाद का युग था। इन्होंने अनेक महाद्वीपों में, सभी महाद्वीपों में इन देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए और अपने उद्योगपतियों को और व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि वहाँ पर व्यापार करके ये अपने राष्ट्र की धन और संपत्ति को
बढ़ाएं। इस तरीके से बढ़ता हुआ व्यापार और आर्थिक समृद्धि से ये जो राष्ट्रीय राज्य थे ये बहुत ही शक्तिशाली हो गए और वाणिज्यवाद का इस युग में विकास हुआ। तो ये सब ऐसे कारण रहे जिसके कारण कि ये जो वाणिज्यवादी या मर्केंटलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी इसका विभिन्न देशों में प्रचार और प्रसार हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी का अंत आते आते ये जो नीति थी ये अपना इम्पोर्टेंस महत्व खोने लगी। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। अगर आप इस चैप्टर को जो अभी अपन ने डिस्कस किया है उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इस पेज पर मैंने बहुत सारी अच्छी किताबें आपको रेफ़र की हैं। एल.एच. हेनी की किताब है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, एरिक रोल की किताब है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, जीट एंड रिस्ट की किताब है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में एम.सी. वैश्य और सिन्हा और सिंघई की किताबें हैं। इसके अलावा विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इन्वेस्टोपीडिया और दूसरे इंटरनेट आर्टिकल से भी आप इसके लिए मैटर पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगला जो वीडियो सीरीज़ होगी आपकी क्लास की उसमें हम इसी टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे और उसमें वाणिज्यवाद के जो प्रमुख सिद्धांत थे विभिन्न आर्थिक चरों के बारे में वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है स्टूडेंट्स कि ये जो वीडियो सीरीज़ है, आज का लेक्चर है, वो आपको पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर इसमें आपको समझने में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।